कल उत्तराखंड के धराली के बाद हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी बादल फटने की भीषण हादसा हुआ है। किन्नौर शिमला से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर भारत और तिब्बत सीमा के बहुत करीब है और किन्नौर में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई है। यानी पहले उत्तराखंड और अब हिमाचल प्रदेश की बारी है और इस हादसे में पानी के साथ साथ बड़ी बड़ी चट्टानें, मिट्टी और मलबा एक साथ पहाड़ से नीचे की तरफ बहने लगा। आप तेज रफ्तार से बहती इस नदी को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें पानी से ज्यादा आपको चट्टानें और मलबा दिखाई देगा और इस नदी ने किसी वाटर बॉम्ब की तरह रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर दिया। इसलिए सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश से आई इस तस्वीर को देखिए और फिर हम आपके लिए इस खबर को डिकोड करेंगे। तो आज ये खबर उत्तराखंड के पहाड़ों के बारे में है, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बारे में है, इस पूरे इलाके के बारे में है, वहाँ की नदियों और नालों के बारे में है, वहाँ के लोगों के बारे में है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आप सब लोग इस समय अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस समय इन पहाड़ी इलाकों में इस बदले हुए मौसम से संघर्ष कर रहे हैं। पहाड़ों पर बादल फटने के बाद जब पानी तेज रफ्तार से पहाड़ों की ढलान से होते हुए नीचे गिरता है तो ढीली चट्टानें, मिट्टी और यहां तक कि बड़े बड़े पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं और तब नदी और नालों में चट्टानों के साथ मलबा और कीचड़ भी बहने लगता है, जिसे डेब्री फ्लो कहते हैं। और कई बार इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज हो सकती है। और आप इस समय अपनी स्क्रीन पर एक ऐसी ही तस्वीर देख रहे हैं जब ये छोटी नदियां एक विकराल रूप धारण कर लेती है। मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और कल बादल फटने के बाद किन्नौर में एक धार्मिक यात्रा के रूट पर 2 पुल बह गए थे, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे तीर्थयात्री फंस गए और तब आईटीबीपी की एक टीम ने रात में ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 413 तीर्थयात्रियों को वहां से बचाया गया है। यानी अगर सही समय पर एक्शन लिया जाए, राहत कार्य शुरू हो जाएं, तो ऐसे हादसों के बाद भी सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन हुए हैं और बड़ी बड़ी चट्टान गिरने से वहां 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं और उन सड़कों से अब आप कहीं गुजर नहीं सकते। वर्ष 2025 में 20 जून से लेकर 5 अगस्त के बीच बादल फटने से, बारिश की वजह से और इससे जुड़ी दूसरी घटनाओं की वजह से अकेले हिमाचल प्रदेश में 108 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सोचिए, 108 लोग सिर्फ 20 जून से 5 अगस्त के बीच मारे जा चुके हैं। और इसीलिए हम बार बार कल से ये बात कह रहे हैं कि ये एक बहुत गंभीर मसला है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और कुल मिलाकर 495 घर भी इस इलाके में प्रभावित हुए हैं। किन्नौर भारत और तिब्बत की सीमा पर मौजूद देश का आखिरी गांव है और यह इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे देश में मशहूर है और यहां पर सैकड़ों वर्ष पुराने बौद्ध मठ भी हैं। और इस जगह पर बादल फटने का खतरा लगातार मंडराता रहता है। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है। वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के 4 महीनों में बादल फटने की 51 घटनाएं हुई हैं और औसतन हर 2.5 दिन में कम से कम एक बार यहां पर बादल जरूर फटा है। यानी हिमाचल प्रदेश एक तरह से जलवायु इमरजेंसी के दौर में जी रहा है। जलवायु परिवर्तन अगर आपको कहीं देखना है तो हिमाचल प्रदेश में देखिए। हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो उसी के बगल में उत्तराखंड को भी देख लीजिए। उत्तराखंड के धराली में कल बादल फटने के बाद हुई तबाही की आज कुछ नई तस्वीरें आई हैं
कल की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर बहुत देख ली होंगी। अब आज की तस्वीरें देखिए। आप इन तस्वीरों में देखिए कि जिस जगह पर सबसे ज्यादा बर्बादी हुई, आज वहां पर मलबे के बीच सिर्फ एक मकान की छत दिखाई दे रही है। देखिए, पूरा इलाका जो है ऐसा लगता है कि नक्शे से गायब हो चुका है। बाकी सारे मकान, सारी इमारतें, सारी बिल्डिंग्स या तो नदी के तेज रफ्तार वाले पानी की वजह से टूट चुकी हैं और या फिर इस मलबे के नीचे ये सारी इमारतें दब चुकी हैं। खीरगंगा नदी के किनारे धराली का जो इलाका था, आज वहां पर सिर्फ मलबे का ये ढेर दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बादल फटने के बाद भी वहां पर पहाड़ से कम 6 बार मलबा बहकर आया, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को बचाने में सेना और एनडीआरएफ की टीमों को बहुत परेशानी हो रही है। और जिस खीरगंगा नदी ने कल धराली में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, वो आज किसी नाले की तरह दिख रही है, जिसमें मलबा ज्यादा है और पानी तो नाम मात्र का बचा है। ये तस्वीरें सारी आज देख लीजिए। तबाही के बाद आज धराली का वो इलाका कैसा दिख रहा है। अब आप बादल फटने के समय धराली में मौजूद उन स्थानीय लोगों के बयान सुनिए, जिसमें वो इस भीषण तबाही का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, तो उसके बाद नॉर्मल वाटर था। सर एक खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आए, हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई, आदमी भाग भी नहीं पाया वहां से। धराली में अब तक 190 लोगों को वहां से बचाया जा चुका है। ड्रोन की मदद ली जा रही है और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है फंसे हुए लोगों को ढूंढने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। धराली में एक साथ एक नहीं बल्कि 3 मुसीबतें आई हैं। पहले वहां पर बादल फटा, जिसके बाद धराली को उत्तराखंड के दूसरे इलाकों से जोड़ने वाली तमाम सड़कें टूट गईं और बह गईं और इसी वजह से जमीन के रास्ते वहां पर पहुंचना अब बहुत मुश्किल हो गया है। वहां पर मौसम साफ नहीं होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स को भी उड़ान भरने में काफी परेशानी हो रही है। यानी इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां पहुंचे कैसे। सड़कें टूट चुकी हैं, मौसम इतना खराब है कि हेलीकॉप्टर्स को भी उड़ान भरने में परेशानी होती है। और एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि धराली में सबसे ज्यादा तबाही जहां पर हुई वो एक नया इलाका है और इसे खीरगंगा नदी के रास्ते पर बसाया गया था। यानी एक जमाने में खीरगंगा नदी जहां से बहती थी, उस जगह पर इस नए इलाके को बसाया गया है और बादल फटने के बाद इसी जगह पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा लगता है कि जो खीरगंगा नदी है उसने अपना पुराना इलाका वापस लेने की कोशिश की है। वो इलाका जो नदी का घर था, जो इस नदी के पास था, लेकिन इंसान ने इस नदी से वो इलाका छीन लिया। आप ऐसा समझिए, प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिए। प्रकृति जब नाराज होती है, ये बादल जब गुस्से में आते हैं, ये नदियां जब गुस्से में आती हैं, जब ये उफान पर आती हैं, तो क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं क्योंकि इंसान इनकी जगह को छीन लेता है, इंसान इन्हें परेशान करने लगता है। इस जगह भी अगर आप देखेंगे तो इस नदी का जो पुराना इलाका था, जहां किसी जमाने में ये नदी जहां से बहकर जाती थी, जो इस नदी का रास्ता था, उस रास्ते पर नई नई इमारतें बन गई, नई बिल्डिंग्स बन गई और इस नदी का वो इलाका इंसान ने छीन लिया और उस पर एक नया शहर बना दिया। और अब देखिए, ऐसा लगता है कि इस नदी ने अपना वो पुराना इलाका इंसान से वापस ले लिया, जबकि इसी के पास, इसी इलाके के पास धराली का पुराना इलाका भी है, जहां पर नए इलाके के मुकाबले कम नुकसान हुआ। तो क्या नए निर्माण और अतिक्रमण की वजह से इन इलाकों में ज्यादा बर्बादी हुई है?
ये भी एक सोचने का विषय है और बार बार वापस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन पहाड़ी इलाकों में जो नया बिल्डर माफिया आया है, विकास के नाम पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इन पहाड़ों को काटा जा रहा है ताकि यहाँ पर पर्यटन बढ़ सके, बड़ी बड़ी सड़कें यहाँ पर बन सकें और इंसान को वही सुविधाएं मिल सकें जो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों में 5 स्टार होटल्स में मिलती हैं। उस वजह से ये हो रहा है क्योंकि लोगों को पैसा कमाना है। बादल और नदियां जब अपना गुस्सा दिखाती हैं तो पहाड़ों पर ऐसी ही तबाही होती है। प्रकृति जब नाराज होती है तो अपनी नाराजगी ऐसे ही दिखाती है जैसा आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में बार बार होने वाली इस तबाही के बाद भी हमारे देश का प्रशासन, सिस्टम और लोग शायद अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। अगर पहाड़ों पर ऐसे ही चलता रहा तो अगली तबाही भी बहुत करीब है। धराली में हुए इस हादसे पर 5 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली बात, उत्तराखंड में हर बार प्राकृतिक आपदा से नुकसान अब बढ़ता जा रहा है। दूसरा, धराली की तरह छोटे इलाकों में होने वाली घटनाओं का मौसम विभाग भी अब ठीक से अनुमान नहीं लगा पाता। तीसरा, पहाड़ों पर नदियों के पास लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं जिससे नदी के स्वाभाविक रास्ते में अब रुकावटें आ रही हैं। नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। और चौथा, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते पूरी तरह से, लेकिन इंसानों की गलतियों की वजह से इसका असर कई गुना ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। इसलिए अगर इन गलतियों को ना दोहराया जाए तो विनाश जो है उसे हम कम कर सकते हैं। और पांचवी बात, सरकार ने कभी पहाड़ों पर विकास को लेकर स्थायी और गंभीर नीति नहीं बनाई। धराली में तबाही से 12 वर्ष पहले मैं आपको 2013 का वो वर्ष याद दिलाना चाहता हूं जब 2013 में भी बादल फटने और एक झील के टूटने की वजह से केदारनाथ में एक भीषण हादसा हुआ था। आपको भी वो तस्वीरें याद होंगी। धराली बाजार में बादल फटने से एक छोटे से इलाके में ही भारी नुकसान हुआ, लेकिन 2013 में केदारनाथ हादसे में भारी बाढ़ और मलबे की वजह से केदारनाथ धाम सहित बहुत बड़े इलाके में सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए थे। धराली में तो अब तक सिर्फ 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। नुकसान काफी कम है, पर केदारनाथ में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड के सिर्फ 5 जिलों में ही वर्ष 1970 से लेकर अब तक 5600 से ज्यादा लोग बादल फटने या ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ में मारे जा चुके हैं। हम इन दोनों हादसों की तुलना नहीं करना चाहते, पर सच ये है कि केदारनाथ हादसे के बाद भी सरकार और सिस्टम ने उससे कोई सबक नहीं लिया। किन्नौर, धराली या फिर केदारनाथ में हुई घटनाओं को प्राकृतिक हादसा कहा जाता है, लेकिन असल में ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। पहाड़ों पर हादसों की एक और वजह है, इनकी ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है वहां प्राकृतिक आपदा का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। IIT की एक स्टडी कहती है कि बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं आमतौर पर 2000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर समुद्र तल से करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर है और उत्तराखंड का धराली इलाका भी लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। वर्ष 2015 से 2019 के दौरान यानी 4 साल में हर साल बादल फटने की 5 से 15 घटनाएं होती थी, लेकिन वर्ष 2020 के बाद से हर साल बादल फटने की घटनाएं बढ़कर 13 से 28 हो गई। आप देख लीजिए 15 से 19 के बीच और फिर 2020 से लेकर अब तक कैसे बादल फटने की घटनाएं अब बढ़ रही हैं। और इसका मतलब है कि अब ऐसी घटनाओं में जबरदस्त तेजी आ रही है और हो सकता है आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी आए। उत्तराखंड में अब मल्टी क्लाउड बर्स्ट का ट्रेंड बढ़ रहा है, यानी एक ही स्थान पर एक साथ कई बादल फटने की घटनाएं और कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। इसकी 3 वजहें जो हैं वो प्रमुख हैं। पहला, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टेहरी बांध, जिसके विशाल जलाशय से उत्तराखंड के पहाड़ों पर बादल बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। मॉनसून के सीजन में नमी की मात्रा और भी ज्यादा हो जाती है, जिससे बादल फटने की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं। दूसरा, पहाड़ों पर मॉनसून सीजन में रेनी डे की संख्या कम हो गई है, रेनी डेज की संख्या।
अगर किसी एक स्थान पर एक दिन में ही 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो तो उस दिन को हम रेनी डे कहते हैं। और जो बारिश पहले 7 दिनों में होती थी वो अब सिर्फ 3 दिनों में हो रही है। सबसे बड़ी बात, मॉनसून का सीजन पहले जून से लेकर सितंबर तक यानी 4 महीने तक चलता था, वो अब सिर्फ 2 महीने यानी जुलाई से लेकर अगस्त तक सिमट गया है। और तीसरा, उत्तराखंड के 70% इलाकों में जंगल होने के बावजूद वहां के मैदानी इलाकों में पेड़ों की कमी हो गई है, जिससे बादलों को मैदानों में बरसने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता और ये बादल पहाड़ पर ऊंचाई वाले इलाकों में ही जाकर फटते हैं। पहले पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरती थी, ग्लेशियर्स बनते थे और बारिश बहुत कम होती थी। अब मौसम का ये चक्र उल्टा हो चुका है और अब ऊंचे इलाकों पर बर्फ कम गिरती है और बारिश ज्यादा होती है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जो पहाड़ों पर जाते हैं बर्फ देखने के लिए, बहुत सारे लोग सर्दियों में भी जब जाते हैं कि उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी, तो उन्हें बर्फ दिखती नहीं है। पहाड़ लगातार सूखते जा रहे हैं, पहाड़ों से लगातार पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। आपको आज पहाड़ों पर हरियाली भी दिखाई नहीं देती, ना बर्फ है और ना हरियाली है। आपको सिर्फ कंक्रीट दिखाई देता है, सीमेंट दिखाई देता है और सूखी चट्टानें दिखाई देती हैं। अब सवाल है कि पहाड़ों पर लगातार आ रही प्राकृतिक आपदा को हम रोकें कैसे और कैसे हम अपने पहाड़ों को बचाएं। तो इसका जवाब है कि हम सबसे पहले पहाड़ों के लिए हमें एक मास्टर प्लान बनाकर अवैध निर्माण को रोकना होगा। दूसरा, पहाड़ों पर जंगलों की कटाई पर पाबंदी लगानी होगी, क्योंकि जब वहां पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी का कटाव तेजी से होता है और फिर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। तीसरा, पहाड़ों पर सुरंग, सड़कें और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने से उनकी स्थिरता कमजोर होती है और बादल फटने का खतरा बढ़ता है। यानी इन पर रोक लगाकर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को हम धीमा कर सकते हैं। पहाड़ों पर लगातार ऐसी घटनाओं का एक मतलब यह भी है कि वर्ष 2013 के केदारनाथ हादसे से हमने कुछ नहीं सीखा और यह भी संभव है कि हमारा सिस्टम और लोग शायद 2025 की इन घटनाओं से भी कोई सीख न लें।